राष्ट्रीय रोजगार के कार्यक्रम में मैं स्वावलंबी भारत अभियान तथा इस संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे भी एक अवसर मिला है इस मंच में साझा करें और अपने कुछ विचार विषय पर रखें। अभी कुछ समय पहले माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत का दशक है या भारत की आने वाली सेंचुरी है। मुझे लगता है कि मैं उसमें एक लाइन और जोड़ता हूँ, भविष्य ही भारत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर में अब जिस प्रकार का एक मनोस्थिति बन रही है, चाहे किसी भी प्रकार का विषय हो, चाहे टेक्नोलॉजी का विषय हो, चाहे आज दुनिया में कहीं वॉर हो रहा हो, चाहे आज कहीं पे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी हो, भारत का नाम सबसे पहले आता है। परंतु इस विषय में हमें एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना होगा। जब भविष्य ही भारत की कल्पना करते हैं तो ऐसे कौन से आयाम हैं जो उस भविष्य में भारत को सस्टेन करते हुए आगे भारत को ले चलेंगे। तो मेरे मन में हमेशा एक बात आती है, हम कोई भी काम जब करते हैं, जब तक उसमें नवाचार नहीं है, जब तक उसमें इनोवेशन नहीं हो, तब तक आप उस काम को निरंतर सस्टेन नहीं कर सकते। हम लोग कभी अच्छा काम करते हैं और उसके लिए हमें सराहना मिलती है, लेकिन हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि जो हमने अच्छा काम किया क्या वो आने वाले युगों तक अच्छा रहेगा। यानी सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय है अगर हमें भविष्य को भारत के दृष्टिकोण से देखना है। तो इसलिए इनोवेशन मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले पंच प्राण की बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 5 बिंदु जो उन्होंने हमारे समक्ष रखे, पूरे देश के सामने रखे। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी आदत है, वो किसी न किसी तरीके से देश को एक दिशा और उनकी मन के दशा को उस दिशा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब पंच प्राण की उन्होंने बात की, मुझे लगता है हर कोई देशवासी उस पंच प्राण के विषय को सुनने के बाद बड़ा प्रेरित रहा। पहला प्राण तो उन्होंने कहा कि हम डेवलपिंग नेशन है और हमें डेवलप्ड नेशन बनना है। 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशन बनना है। तो ऐसे कौन से आयाम हैं जो भारत को विभिन्न क्षेत्रों में जहां भारत ने काम करना है और अपने आप को 2047 तक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में लेके आना है। तो हमें बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे मैट्रिक्स हमारे सामने हैं, चाहे वो जीडीपी है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम है, चाहे वो हेल्थकेयर सेक्टर है, एजुकेशन है, स्किलिंग है, इनोवेशन इंडेक्स है। किसी भी क्षेत्र को आप लें, जब आप एक डेवलपिंग नेशन को एक डेवलप्ड नेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको उन सारे बिंदुओं पर, उन सारे विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। तो जब मैं इनोवेशन की बात करता हूँ तो डेवलपिंग को डेवलप तक पहुंचाने में इनोवेशन का बहुत बड़ा हाथ है। यानी अगर यहाँ आज के सभागार में 1300-1500 लोग बैठे हैं, हम लोग हर कोई किसी न किसी विषय पर काम करते हैं। कोई टीचर होगा, कोई दुकान चलाता होगा, कोई फैक्ट्री चलाता होगा, कोई किसी को पढ़ाता होगा, कोई पढ़ता होगा, कोई अपना काम कर रहा होगा, कोई ऑफिस में काम कर रहा होगा। ये हम सबका एक मौलिक दायित्व है कि इस देश को अगर हमें आगे लेके जाना है 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन की जो कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके साथ रखी है, हमें अपने काम में हमें देखना है कि हम अपने काम में निरंतर इनोवेशन कैसे लेके आए। यानी मैं आज जो काम जिस प्रकार से कर रहा हूं, क्या मैं कल वही काम उसी प्रकार से करता रहूंगा या उसमें कोई परिवर्तन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, हम टीचर हैं, तो हमारे को ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो आज अपने बच्चों के बीच में किसी विषय को लेके जाता हूं, क्या मेरा उद्देश्य केवल विषय बच्चों तक पहुंचाना है या उस विषय को बच्चों तक पहुंचाने से जो अंतिम उद्देश्य है वो बच्चे के द्वारा क्या मिलना चाहिए समाज को, क्या मैं वो पूरा कर पा रहा हूं। और उसको पूरा करने में मुझे निरंतर किस प्रकार से लगातार नवाचार अपने काम में लाना है। तो ऐसे विषय हर किसी व्यक्ति के सामने होंगे कि अपने रोजमर्रा के काम में
हम नवाचार कैसे लेके आते हैं। इसलिए मैं पुनः इनोवेशन की बात करूंगा। हमारी सोच में इनोवेशन, हमारे काम करने के तरीकों में इनोवेशन, हमारी कार्य पद्धति में इनोवेशन, हमारे विचारों में इनोवेशन। दूसरा जो उन्होंने एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने रखा हुआ है, देश के अंदर जो स्लेवरी के साइन है। हम लोग 700 साल 800 साल तक गुलाम रहे हैं और अभी भी जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो हमें कहीं कहीं न कहीं पे अटका देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि उस प्रकार के सारे सिंबल्स और साइंस को हमें अपने मानस से डिलीट करना है। और आने वाली पीढ़ी में तीसरा बिंदु जो है, उन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि हमें अपने इतिहास पे गर्व करना है, जिस इतिहास ने भारत को दुनिया की सोने की चिड़िया बनाया। और जो इसके बाद के जो दो विषय है वो और भी महत्वपूर्ण है। चौथा विषय जो है पावर ऑफ यूनिटी, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत में रीजनलिज्म, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, इन सारे बैरियर्स को काटते हुए कैसे आगे निकलना है। और पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सब जो आज यहाँ बैठे हैं ये उसी का एक स्वरूप है कि एक नागरिक की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए अपने भारत को 2047 में सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने। इसलिए हम सब जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस सब में हम सबकी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने बहुत अपने आप को प्रतिष्ठित किया। मैं इसका एक एविडेंस भी आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सालों से रहा हूँ। पिछले 10 सालों में भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दुनिया भर में अगर आप देखें तो सारी की सारी रिसर्च इनोवेशन सिलिकॉन वैली में होती है, या ऐसी कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत के बाहर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की रहती है। मैं पिछले 10 साल से बहुत सारे सीईओ के साथ जब बात करता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं वो अब अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को भारत के अंदर एस्टेब्लिश करते हैं। यानी जो रिसर्च के लिए भारतीय आज बाहर जाके IIT IIM इंजीनियरिंग करके वहां के MNCs के रिसर्च सेंटर्स में काम करता था, आज क्योंकि वो सभी को एफोर्ड नहीं कर सकते और भारत की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है उसको वो मानते हैं और उसको यूटिलाइज करने के लिए अब ये 800 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर्स भारत के अंदर बनाए। और ये रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर्स कहाँ हैं? हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव ऐसी जगहों पे बनाए हैं। और इसमें 4 लाख से भी ज्यादा भारतीय इन रिसर्च सेंटर्स में काम कर रहे हैं। और आपको ये बात हैरानी होगी, लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम नहीं हो रही, ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम हो रहा है। और एक और मजे की बात, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ उनका कहना है कि जब किसी प्रोडक्ट की इनोवेशन और उसकी पेटेंट होती है, जो पेटेंट भारत से फाइल होते हैं इन कंपनियों में कंपेयर टू जो पेटेंट्स उनके देशों के रिसर्च सेंटर्स में फाइल होते हैं, भारत के जो पेटेंट्स हैं उनकी फॉरवर्ड साइटेशन वहां के पेटेंट्स के मुकाबले में बेटर है। Which means कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भारत के अंदर है उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है। परंतु अभी भी आज अगर हम देखें भारत का जो इनोवेशन इंडेक्स है हम 40वें नंबर पे हैं। अब देखिए दुनिया का सबसे डेवलप्ड नेशन अगर हम देखें, अगर हम लिस्ट उठाएं, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, अमेरिका है, अगर इसके साथ हम भारत के कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करें तो हम देखेंगे एक बड़ा छोटा सा पैरामीटर है, हम एक पर कैपिटा इनकम। अब भारत जैसे देश में आज पर कैपिटा इनकम $2000 की है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं किसी डेवलप्ड नेशन से, स्विट्जरलैंड से, तो कंपेयर करेंगे $80,000 पर कैपिटा इनकम है, ये गैप है। लेकिन अगर आप उन्हीं के इनोवेशन इंडेक्स को देखें, वो नंबर 1 इनोवेशन पे है, हम 40वें नंबर पे हैं। यानी अगर भारत का 130 करोड़ आबादी का देश अगर ये अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को हार्नेस करे, अगर इसकी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए इसको स्किल किया जाए कि थिंक कैसे करना है, हाउ टू थिंक, इफ दे आर एम्पावर्ड टू थिंक, इफ दे आर स्किल्ड टू थिंक, आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर इनोवेशन का एक बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा और भारत अपने आप को दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में समर्थ होगा। और उसके लिए हम सबको इन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि इनोवेशन का जो एक इकोसिस्टम है, ये हमारी नई शिक्षा नीति जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसने भी इसके बारे में बात की है। परंतु जिस स्ट्रक्चर की अब भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें समझने की जरूरत है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि कुछ राज्य उसे इम्प्लीमेंट करने में अभी कतरा रहे हैं, परंतु अगर उस मॉडल की हम कल्पना करें, जैसे एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन से लेके आप क्लास 6वीं से क्लास 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर आप थिंकिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, आप एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो, उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उनकी पोटेंशियलिटी को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। मुझे लगता है इस मॉडल में ही अपने में एक इनोवेशन छिपी हुई है और आने वाले दिनों में अगर इस मॉडल का कार्यान्वयन भारत के अंदर सही तरीके से होता है तो आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे हमारे युवा वर्ग के लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव होंगे। आज भारत में स्टार्टअप्स को अगर आप देखें तो हम लोग लगभग 80-85 हजार के करीब भारत ने स्टार्टअप्स लिए हैं और प्रति स्टार्टअप भी अगर एवरेज देखें तो लगभग 10 से 15 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन पिछले 6 सालों में 2016 में 452 स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 7 सालों में 80,000 स्टार्टअप्स हो गए हैं, यानी 200% जब हमने इसमें दी है। लेकिन अगर अगले 6 सालों में यही स्टार्टअप इसी रेट से आगे बढ़ते जाए तो भारत के अंदर की एम्प्लॉयमेंट वाला इश्यू ही कहीं नहीं रह सकता, क्योंकि उसी रेट से अगर ये स्टार्टअप बढ़ जाते हैं तो मिलियंस ऑफ पीपल, मैं तो कैलकुलेशन कर रहा था, लगभग 10 से 15 मिलियन जो जॉब्स है वो केवल हम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन से ही निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट का होना बहुत ही जरूरी है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं किसी न किसी काम में लगे होंगे, एक नए प्रकार का एक जॉब और एक एम्प्लॉय खड़ा हो रहा है मार्केट के अंदर। मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टार्टअप के लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो आज उनके स्टार्टअप्स हैं उसमें लगभग 60 से 70% लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनमें से लगभग 60-70% लोग ऐसे हैं जो गिग वर्कर्स हैं, जो रेगुलर वर्कर्स नहीं। और ये गिग वर्कर्स जो हैं ये बड़े फ्लेक्सिबल वर्कर्स हैं, यानी ये एक एम्प्लॉई आज 4-4, 5-5 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहा है। अभी मैं एक सर्वे 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, उस सर्वे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने दिखाई दी। यानी जितने ये 500 रिस्पोंडेंट्स थे स्टार्टअप्स के, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके साथ किया गया था, और उसमें से जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने ये कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 70% लोग तो जो गिग वर्कर्स हैं, और उन 70% लोगों से जब सर्वे किया गया वो जो गिग वर्कर्स हैं उनका कहना है कि पिछले 2 सालों में जिन ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया है एज ए गिग वर्कर बनने से पहले और अब में उनकी अर्निंग्स में 50% का इजाफा हुआ है। यानी ये जो गिग इकोनॉमी है और ये जो गिग वर्कर है ये आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस भारत में लेने वाला है। आज लगभग 15 मिलियन के करीब भारत में गिग वर्कर्स हैं, लेकिन जो एस्टिमेटेड गिग वर्कर्स आने वाले दिनों में हमारे भारत की इकोनॉमी दर्शाती है लगभग 350 मिलियन के करीब पोटेंशियल है भारत के अंदर केवल गिग वर्कर्स का। तो इसके लिए जो आज फाउंडेशन लेवल पर बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं करने के बाद अगर उन्हें ऐसे स्किल, प्लेटफॉर्म स्किल्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, कोडिंग के साथ या छोटे छोटे ऐसे जो स्किल सेट्स हैं जो आज स्टार्टअप्स के अंदर उन्हें महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं, एनालिसिस है, एनालिटिक्स है, डेटा जनरेशन है, डेटा गैदरिंग है, अगर ऐसे स्किल सेट्स हम आज अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आने वाले दिनों में एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत हद तक हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्योंकि गिग वर्कर को किसी सिटी में आने की आवश्यकता नहीं है, उसे अर्बन एरियाज में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना गिग वर्किंग का काम एक ट्राइबल बेल्ट में बैठ के भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकता है। एक व्यक्ति अगर कहीं मध्य प्रदेश के किसी दूर दराज इलाके में बैठा है, वो वहां से अमेरिका में बैठे किसी स्टार्टअप के लिए घर बैठे अपना काम कर सकता है और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर सकता है। और ये एक एम्पावरमेंट है हमारे युवाओं के लिए, अगर वो इस प्रकार के मॉडल के अंदर जाएंगे तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और इसका भी कारण इनोवेशन ही था, क्योंकि जब इस प्रकार के माहौल में हमारे कार्यकर्ता मिले और एक नए थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहे तो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जन्म हुआ, जो आज उद्योग के साथ मिलकर एक नवाचार के साथ चल रही है, जहां मॉडल की कल्पना के साथ, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड मॉडल के साथ हम लोग आज अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और
जितने भी बच्चे जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनकी प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग डे 1 से ही विश्वविद्यालय में शुरू हो जाती है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण करके रहे होते हैं, वो कमा भी रहे होते हैं, कमा भी चुके होते हैं, और उनके अंदर स्किल सेट्स जो है और उद्योग की जो जरूरत है, मार्केट की जो डिमांड है, उस पर भी होती है। एक बार पुनः धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए।